अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर होने वाले हर काम की कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई सबब ज़रूर होता है। मतलब खुद ब खुद कुछ भी वकूफ़ पज़ीर नहीं होता। मैंने अपनी जरा में तेज़ी लाते हुए इस्तफसार किया, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि किस ताकतवर शख्सियत की सिफारिश पर आपको टेलर से उठाकर ऑपरेशनल मैनेजर की सीट पर बिठा दिया गया? मेरे इस जहरीले इस्तफसार ने इसे खासा मुस्तरब कर दिया था। वो रुमाल की मदद से अपनी अर्कालूद पेशानी को खुश करने के बाद बोला, मेरे अंदर ये सलाहियत थी, इसीलिए कुदरत ने मुझे मौका दे दिया। आप इसे जो भी समझ लें, आपकी मर्जी। चलें आपकी सलाहियत, काबिलियत और याददाश्त का इम्तहान लेते हैं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। वकुआ के रोज़ एक लड़की आपके बैंक में दाखिल होती है। वो खासी बौखलाई हुई थी। वो वहाँ पर अपने अकाउंट का बैलेंस मालूम करने आई थी और आप वाली विंडो तक पहुँच भी गई थी, लेकिन आपसे कुछ कहने के बजाय वो सहमे हुए अंदाज में पलट कर पीछे देख रही थी। मैं इस परेशान हाल लड़की का नाम भूल रहा हूँ। वो आपकी अकाउंट होल्डर भी थी। आप कहीं नौरीन की बात तो नहीं कर रहे? उसने चौंक कर मुझे देखा। ज़बरदस्त, आपकी याददाश्त तो कमाल की है फैज़ान साहब, मैंने सताइशी अंदाज में कहा। आप ये भी बता दें कि नौरीन ने वकुआ के रोज़ बैंक से बाहर मुलजिम को देखकर परेशानी के आलम में क्या कहा था? कुछ भी नहीं, वो बिटके हुए लहजे में बोला। अगर उसने कुछ कहा भी था तो मैंने सुना नहीं, इसीलिए मुझे याद भी नहीं। मैं याद दिलाता हूँ, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सख्त लहजे में कहा। नौरीन ने मुलजिम की जानिब देखते हुए कहा था, ये कमीना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर जब बैंक के बाहर मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड फैसल पर गोली चलाई तो बैंक का स्टाफ भी जाए वकुआ पर पहुंच गया था। इसी मौके पर आपने नौरीन से पूछा था, क्या तुम मुलजिम को जानती हो? रेफरेंस के तौर पर आपने नौरीन का मुतज़क्करा बाला जुमला भी दोहरा दिया था, मगर उसने खूबसूरती से आपको टाल दिया था। कुछ याद आया? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो ढिठाई से बोला। मगर क्राइम सीन पर तो आपने पुलिस को बयान देते हुए यही सब कुछ बताया था। मैंने तंजिया नज़र से उसे घूरा। कुछ फिर बादअज़ां पटरी बदलने का सबब क्या है? शुरू से मेरा बयान एक जैसा ही है, वो हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए बोला। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपकी तसल्ली के लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अपनी तसल्ली के लिए तो कर सकते हैं ना, मैंने गंभीर अंदाज में इस्तफसार किया। आपकी तसल्ली में अदालत की तशफ़ी छुपी हुई है। मैं समझा नहीं। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकते हुए बोला, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपकी मालूमात में गिरा कदर इजाफा करके मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने एक 1 मिलियन क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ, मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा, ताकि अदालत पर वो सरबस्ता राज आशिकारा हो जाए जिसकी बदौलत आपने रोशनी की रफ्तार से तरक्की की है। इसके चेहरे के तासुरात तो यही बता रहे थे कि मेरी बात इसकी खोपड़ी के अंदर से 180 डिग्री पर गुजर रही है। ताहम उसने होठों के मानिंद गर्दन हिलाते हुए कहा, जी इरशाद। क्या आप जानते हैं कि जिस बैंक में आप ऑपरेशनल मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे हैं, इसका वीपी कौन है? आपका मतलब है कि हमारे बैंक का वाइस प्रेसिडेंट? वो आंखें फैलाते हुए बोला। बैंक की दुनिया में वीपी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही होता है। मैंने गवाह को तेज नज़र से घूरा। यानी नायब सदर। हमारे वीपी का नाम जुनैद खान साहब है, वो जल्दी से बोला। क्या ये बात आपके इल्म में है कि इन्हीं खान बहादुर ने आपकी पोस्टिंग के आर्डर जारी किए थे? मैंने तीखे लहजे में सवाल किया। जी बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं जुनैद खान साहब का ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। उन्होंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, बल्कि आपके एक एहसान का बदला चुकाया है। यह आप क्या कह रहे हैं? वो सिर पिटाए हुए लहजे में पूछने लगा। मैंने भला जुनैद खान पर कौन सा एहसान किया था? आपने जुनैद खान के अकलौते भांजे की जान बचाने की कोशिश की थी, मैंने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में कहा, बल्कि अभी तक ये कोशिश जारी रखे हुए हैं, अपना बयान बदल कर। ये कैसा मजाक है वकील साहब? वो तड़क कर बोला। गवाह साहब, ये मजाक नहीं बल्कि एक शफ़ाक और अटल हकीकत है, मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा। एक्यूज बॉक्स में खड़ा मुलजिम साकिब आपके बैंक के वीपी जुनैद खान का सगा इकलौता भांजा है। आप इस खुशफहमी में ना रहें कि आप अपनी काबिलियत की बिना पर एक मामूली टेलर से ऑपरेशनल मैनेजर बना दिए गए हैं। ये एक डील थी, यानी एक हाथ लो और एक हाथ दो। मुझे ये मालूम नहीं था कि हमारे वीपी रिश्ते में साकिब के सगे मामू लगते हैं।
वो अजीब से लहजे में बोला, आपको मालूम नहीं था, इसीलिए तो मैंने आपके इल्म में इजाफा किया है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप साकिब से तस्दीक कर सकते हैं, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर निहायत ही संजीदगी से इजाफा करते हुए कहा, आप ये बात अच्छी तरह जानते थे कि मुल्जिम साकिब का बाप एक अरबपति कारपोरेट है। उसकी पहुँच और इख्तियारात का कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए आपने एक आलीशान जॉब के बदले में अपने ईमान का सौदा कर लिया था। फैज़ान ने नदामत भरी नज़र से मुझे देखा और फिर गर्दन झुका ली। जनाबे अली, मैंने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, जब इंसान के ज़मीर पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाए तो फिर गर्दन को फ़ख्र के साथ उठाकर रखना मुमकिन नहीं रहता। गवाह की शर्मिंदगी से झुकी हुई गर्दन। इस अमर का बयान सबूत है कि इस केस को वसी पैमाने पर हाईजैक किया गया है। हक़ाइक़ को मैनिपुलेट करने के लिए कभी नोटों से भरे हुए लिफाफों और कभी ऊंची सतह की नौकरियों के कार्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। इस केस का सवा सत्यानाश मानने के लिए जो हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, इन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर मुल्जिम साकिब, गवाहान सादिक अली और फैज़ान के बयानात की रोशनी में बखूबी समझा जा सकता है। रही सही कसर, मैं अगले गवाह याकूब उर्फ अंधा फ़कीर पर जिरह से पूरी करके दिखा दूंगा। और हाँ, मैं सांस संभाल करने के लिए लम्हे भर को थमा, फिर सादा से लहजे में कहा, मुझे गवाह फैज़ान से और कुछ नहीं पूछना। ठीक 5 मिनट के बाद विटनेस बॉक्स में फैज़ान की जगह अंधा फ़कीर खड़ा था। मैं इस गवाह की आंखों के ऑपरेशन के लिए खुसूसी तैयारी के साथ अदालत आया था। जज से इजाज़त हासिल करने के बाद मैं गवाह वाले कटहरे के नज़दीक पहुँच गया। याकूब की उम्र 40 के करीब थी और उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। कद दरमियाना और रंग गहरा सांवला था। उसने अपनी आंखों पर धूप का स्याह चश्मा लगा रखा था। लिबास रवायती भिखारियों जैसा ही था। वो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी गर्दन को कुछ ऐसे अंदाज में हरकत देता था जैसे नाक पर बैठी हुई किसी मक्खी को उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। ये इसकी एक गैर इरादी हरकत थी। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो किसी आसाबी आर्जे में मुब्तला था। मैंने उसे मुखातिब करते हुए इस तरह अपनी जिरा का आगाज़ किया, तो मैं याकूब कहूँ, बाबा जी, या अंधा फ़कीर, जो दिल चाहे कह लें। वो फरोतनी भरे अंदाज में बोला, मैं तो एक गरीब आजिज़ बंदा हूँ, आपकी तरह कोई साहब नहीं हूँ जो मुझे कोई फ़र्क पड़ जाएगा। याकूब, ये तुमने कार्बन के फ्रेम वाला धूप का चश्मा क्यों लगा रखा है? मैंने पूछा। नाबीना लोग तो अपनी आंखों को धूप और गिरदो गुबार से महफूज रखने के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, मगर तुम तो एक नाबीना इंसान हो, फिर इस सियाह ऐनक की ज़रूरत क्यों पेश आई? जनाबे अली, मैं कोई पैदाइशी अंधा नहीं हूँ जो मेरी आंखें मुकम्मल बंद हों। वो होशियारी से बोला, ये देखें। उसने सियाह चश्मा उतार कर मुझे अपनी आंखों की झलक दिखाई, फिर बताने लगा, एक हादसे ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। मेरी आंखें भी आम इंसानों की तरह बिल्कुल ठीक ही दिखाई देती हैं, मगर ये देखने की सलाहियत नहीं रखती। तेज़ धूप और धूल मट्टी से मेरी आंखों में बहुत तकलीफ होने लगती है, बस इसीलिए मैं हर वक्त ये काली ऐनक लगाए रखता हूँ। मैं दिल ही दिल में इसकी अय्यारी की दाद दिए बगैर न रह सका। वो नाम नेहाद नाबीना भिखारी कमाल का अदाकार भी था। मेरे ख्याल में गदागरी के पेशे में कामयाबी हासिल करने के लिए फ़कीर यानी भिखारी का एक तजुर्बेकार और मंझा हुआ एक्टर होना बुनियादी शर्त है। मैंने याकूब की अदाकारी के जवाब में फनकारी शुरू कर दी और गहरी संजीदगी से पूछा, अभी तुमने तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन लिए जाने वाले जिस हादसे का जिक्र किया है, क्या वो अंधोनाक वाकया गुज़िश्ता साल 13 अक्टूबर की सपहर में पेश आया था? मुझे तारीख, दिन और साल याद नहीं है वकील साहब, वो बेमुरवती से बोला। मैं बकुआ वाले रोज़ की बात कर रहा हूँ, जब तुम बैंक के सामने सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे भीख मांगने का धंधा जारी रखे हुए थे, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और तुम्हारी आंखों के सामने मुल्जिम साकिब ने मकतूल फैसल के सीने में गोली उतारी थी। जाए वक़ुआ पर तुमने पुलिस को यही बयान दिया था, मगर बाद में अपने अल्फाज से साफ मुकर गए। क्या ये इसी बटेर का कमाल है जो इत्तेफाक से तुम्हारे हाथ लग गई थी? योर ऑनर, अदालत के कमरे में ये किस किस्म का मजाक हो रहा है? वकील सफाई ने मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हुए एहतजाजी लहजे में कहा, एक नाबीना शख्स भला कैसे देख सकता है कि किसने किसको गोली मारी थी? मेरे फाजिल दोस्त भी हद करते हैं। जनाब आली, मैं अपनी ज़बान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज़ का ज़ामिन हूँ, मैंने जज की जानिब देखते हुए चटानी लहजे में कहा। जब तक मैं अपनी कही हुई बात को मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने साबित नहीं कर दूंगा, इस कमरे से बाहर कदम नहीं निकालूंगा।
लिहाजा डिफेंस को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो मेरी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश ना करें। इनकी एफिशिएंसी नुमा हिमाकत से एक तरफ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद होगा और दूसरी जानिब ज़ेर समाअत केस पर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। मेरी इस शाफी लताड़ पर वकील सफाई का मुंह लटक गया। जब उसकी समझ में नहीं आया कि मेरी चोट के जवाब में क्या कहे तो वो इज़्तिरारी अंदाज में कंधे उचका कर रह गया। जज ने मुझसे कहा, बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। मैं दोबारा अंधे फ़कीर याकूब की जानिब मुतवज्जा हो गया और अपना सवाल दोहराते हुए पूछा, तुमने अपना बयान क्यों बदला? जनाब, ये सब पुलिस वालों की शरारत है। वो मुझे मुतासिर करने की कोशिश करते हुए बोला, उन्होंने वो सब अपनी तरफ से लिख लिया होगा, बल्कि जब वो वाक़या पेश आया उस वक्त तो मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था। आइयो आफ्ताब ने मुझे बताया था कि याकूब लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करके ज़्यादा से ज़्यादा भीख वसूल करने की गर्ज से अंधेपन का नाटक करता है, वरना इसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। जब उसने सन ग्लासेस उतारे थे तो मुझे भी उसकी आंखें नॉर्मल ही नज़र आई थीं। आइयो के मुताबिक वो पुलिस के लिए मुखबरी भी किया करता था। जब भी उसने इब्तिदा में इस्तगासा की फेवर में बयान दिया था, लेकिन बादशाह मुखालिफ पार्टी की जानिब से मिलने वाले किसी भारी गिफ्ट ने उसकी ज़बान में मोच पैदा कर दी थी। तो फिर तुम कहाँ थे? मैंने कड़े लहजे में इस्तफसार किया। मैं बाथरूम गया हुआ था, उसने चालाकी भरा जवाब दिया। जब मैं वापस आया तो ये वाक़या हो चुका था। मैंने इसे घेरने के लिए हवा में तीर चलाया, लेकिन मुझे तो बताया गया कि तुम दोपहर में भी बाथरूम गए हुए थे। इस रोज़ मुझे 3 बार हाजत महसूस हुई थी। वो मेरी गिरफ्त से फिसलने की कोशिश करते हुए बोला, क्या तुम रोगी हो? मैंने मायनाखेज लहजे में पूछा। मैं समझा नहीं वकील साहब। सियाने कहते हैं कि जोगी जाए 1 बार, भोगी जाए 2 बार और रोगी जाए 3 बार। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, वक़्त के रोज़ तुम्हें 3 बार हाजत महसूस हुई थी, इसलिए मैंने कहा कि क्या तुम रोगी हो? आपकी तशख़ीस को मैं मान गया वकील साहब। वो मुझे मक्खन लगाने की कोशिश करते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस रोज़ वाकई मेरे पेट में बड़ी गड़बड़ थी। मैं महज तशख़ीस ही नहीं करता, बल्कि हर ज़िद्दी से ज़िद्दी मर्ज़ का शाफ़ी इलाज भी करता हूँ। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, मैंने वकालत का पेशा इख्तियार करने से पहले सन्यासी बाबा नामी एक माहिर हकीम साहब के साथ काफ़ी वक्त गुजारा है। उन्होंने मुझे देसी जड़ी बूटियों की मदद से इलाज का तरीका बताया है। मेरे पास एक जादू असर फंकी है जिसकी एक चुटकी पेट के जुमला अमराज को पलक झपकते में ठीक कर देती है। फिर मैंने रुए सुखन जज की जानिब फेरते हुए कहा, जनाब आली, मैं ख्वास्तगार हूँ कि सिर्फ 1 मिनट के लिए कमराए अदालत में पिन ड्रॉप साइलेंस इख्तियार किया जाए। मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब मैं याकूब को यकटुक देख रहा था, इस दौरान में वो भी काले चश्मे के अक़ब से मुझ पर निगाह गाड़े हुए था। मुझे यकीन है कि इन लम्हात में वो मेरे चेहरे के तासुरात का भरपूर जायज़ा ले रहा था। मैं चूँकि ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैंने उसे अपने अज़ाइम की भनक भी नहीं लगने दी थी। दूसरे हाज़रीन अदालत की तरह वो भी यही समझ रहा था कि मैं बसों में मंजन और सुरमा बेचने वाले अताइयों के अंदाज में अभी अपने पास से कोई ज़ूद असर चूरन वगैरह बरामद करूँगा। मैंने सबकी तवक्कुआत के बरअक्स सफ़े मातम बिछाते हुए उनके ख़यालात पर अपने बैग के अंदर से एक मोटा ताज़ा हरकत करने वाला रबर का मसनूई सांप निकाला। फिर बाइस्तगी इसे ले जाकर विटनेस बॉक्स के फर्श पर याकूब के कदमों में रख दिया। अगले ही लम्हे कमरा अदालत में एक खौफनाक चीख बुलंद हुई, सांप सांप सांप। ये दहशत और वहशत से भरपूर आवाज़ अंधे भिखारी याकूब की थी। उसने महज चिल्लाने पर ही इक्तफा नहीं किया था, बल्कि सांप पर निगाह पड़ते ही एक जस्त लगाकर वो विटनेस बॉक्स से बाहर भी निकल आया था। ये बात सिर्फ मैं जानता था कि मेरा छोड़ा हुआ वो सांप हरकत करने वाला नकल व मुताबिक असल एक खिलौना सांप था, लेकिन याकूब इसे असली समझकर यकायक बेहद खौफजदा हो गया था। गोया मैंने जिस मकसद के हुसूल के लिए वो ड्रामा किया था वो कमा हक़्क़हू पूरा हो गया था। अरे ये क्या हो गया? मैंने याकूब की तरफ देखते हुए मासूमियत भरे लहजे में कहा, मैं तो तुम्हारे पेट के इलाज के लिए अपने बैग में से एक मुजर्रिब फंकी निकालने वाला था और पता नहीं ये मूजी सांप कहाँ से आ गया। चलो ये भी अच्छा ही हुआ। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा, फिर छितरोड़ करने वाले अंदाज में इजाफा किया,
اللہ کا شکر ادا کرو کہ بغیر کسی آپریشن کے تمہاری آنکھوں کی کھوئی ہوئی روشنی واپس آ گئی۔ اب تم ایک صحت مند آنکھوں والے انسان کی طرح دیکھ سکتے ہو۔ مزے کرو کہ تمہاری نظر 6/6 ہو گئی ہے۔ لیکن تمہارے لیے ایک بری خبر بھی ہے کہ اب باقی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہیں جیل میں گزارنا ہوگا۔ وہ محو حرکت مصنوعی صاحب کو سراسیمہ نظر سے دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، میں جیل کیوں جاؤں گا؟ جھوٹی گواہی دینے کی پاداش میں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے نہایت ہی سنگین لہجے میں کہا، اور آنکھیں رکھتے ہوئے خود کو اندھا ظاہر کرنے کے جرم میں اور عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی خطا میں نے لگے ہاتھوں تمہاری کور چشمی کا مسئلہ تو حل کر دیا ہے۔ باقی رہے تمہارے پیٹ کے معاملات، تو ان کے لیے تمہیں جیل میں آتش پلاؤ کھلایا جائے گا، خوب کھانا اور اینٹھتے رہنا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر حاضرین عدالت میں سے بعض لوگوں کی ہنسی نکل گئی، پھر وہ آپس میں چمگوئیاں کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عدالت کا کمرہ مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا۔ آرڈر پلیز۔ جج نے اپنے مخصوص چوبی ہتھوڑے کی مدد سے لوگوں کو خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اگلے ہی لمحے کمرے میں گہرے سکوت نے ڈیرے ڈال دیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ جناب عالی، میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آئندہ پیشی پر میں ملزم کے باپ خلق داد خان المعروف بہ کیڈی خان سے چند خاص سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر اسے سپرد خاک کر دیا جائے۔ اس تقاضا کے جو گواہ بیانات بدل کر ایسے ہو گئے تھے کہ وہ در حقیقت صفائی کے گواہ نظر آنے لگے تھے، ان سب کے بیانات کا میں نے معزز عدالت کے سامنے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ یہ کیس اس وقت اپنی منزل پر پہنچ جائے گا جب اس کی فائل میں ملزم کے والد گرامی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی لکھی ہوگی۔ جج نے پرمعنی انداز میں گردن ہلا دی۔ منظر سیشن کورٹ کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں کارپوریٹ ورلڈ کنگ کانگ کیڈی خان کارپوریٹر کھڑا تھا۔ خان کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ وہ متناسب بدن کا مالک اور درمیانہ قد شخص تھا۔ اس نے گھنی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں اور چہرے سے خاصا پر اعتماد دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت وہ ایک ہلکے رنگ کے سفاری سوٹ میں ملبوس تھا جو جدید تراش کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ اس پیش قیمت لباس نے اس کی شخصیت کو بے حد متاثر کن بنا دیا تھا۔ کیڈی خان کو میری فرمائش پر عدالت میں بلایا گیا تھا، لہٰذا اس پر جرح بھی صرف اور صرف مجھے ہی کرنا تھی۔ آج ماہ اپریل کی 10 تاریخ تھی اور میں نے پہلے سے زیادہ جوش و ولولے کے ساتھ عدالت میں قدم رکھا تھا۔ میری اس ایکسٹرا انرجی کا سبب تھا مقتول فیصل کا سالہ یعنی ثانیہ کا بڑا بھائی ناصر۔ ناصر نے 2 روز پہلے 8 اپریل کی رات مجھے فون کر کے خوشخبری سنانے والے انداز میں کہا تھا، بیگ صاحب، آپ کے بوئے ہوئے بیج میں گروتھ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت میں سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس خبر نے مجھے حد درجہ خوش کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تم لوگوں نے میری ہدایت کے مطابق کھیتی باڑی شروع کر دی تھی نا؟ جی بالکل، اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ فصل تیار کھڑی ہے، آگے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بس تمہارا کام ختم، اس کے بعد میرا کردار شروع ہوتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ تیار کھیتی کو میرے گھر یا دفتر پہنچا دیں۔ 2 روز بعد کیس کی تاریخ ہے، میں کمرہ عدالت میں آپ کی کاشت کی ہوئی فصل کی شاندار نمائش کروں گا۔ اوکے سر، کل آپ کے حکم کی تعمیل کر دی جائے گی، ناصر نے نہایت ہی فرما برداری کے ساتھ کہا تھا۔ پھر ہمارے بیچ ٹیلی فونک سلسلہ موقوف ہو گیا۔ خان صاحب، میں نے ملزم کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، آپ بزنس کمیونٹی کے سرخیل مانے جاتے ہیں۔ کارپوریٹ بزنس کی دنیا میں گولی کی رفتار سے فیصلے لینا پڑتے ہیں اور روشنی کی اسپیڈ سے سوچنا پڑتا ہے۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف انسان ہیں، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ آپ کا کم سے کم وقت لوں۔ آپ مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب میں صرف 2 منٹ میں دے دوں گا، وہ بڑے غرور سے بولا۔ اس کے بعد میں کورٹ سے سیدھا ایک بزنس میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا جاؤں گا۔ بہت خوب، میں نے توصیفی نظر سے اسے دیکھا۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے کس مقصد سے آپ کو یہاں بلایا ہے؟ پتہ رکھنا پڑتا ہے وکیل صاحب، وہ معنی خیز انداز میں مجھے گھورتے ہوئے بولا، یہ ہمارے پیشے کا تقاضا ہے۔ آپ اس گن کے بارے میں مجھ سے استفسار کرنا چاہتے ہیں نا، جو وقوع کے روز میرے بیٹے کے پاس برآمد ہوئی تھی، کہ میں نے وہ گن کہاں سے حاصل کی تھی؟ میں گلاک پسٹل کی بات کر رہا ہوں۔ ہرگز نہیں خان صاحب، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا۔ میرے جواب سے اسے ایک ذہنی جھٹکا لگا۔ اس
इस शौक में हैरत, बेयकीनी और इस्तेजाब शामिल था। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, तो फिर मुझे यहाँ लाने की वजह? खान साहब, अगर मुझे आपसे 9mm NP-34 या 9mm सक्सवेयर या 9mm ग्लॉक पर डिस्कस करना होता तो मैं आपके शूटिंग क्लब आ जाता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तो आपके कॉर्पोरेट बिजनेस पर थोड़ा तबादला ख्याल करना चाहता था, इसलिए यहाँ आने की जहमत दी है। आपका धंधा कैसा चल रहा है खान साहब? मेरा आखिरी जुमला खासा नाशाइस्ता था, जो जाहिर है कि केडी खान के शान निशान हरगिज़ नहीं था। उसके दिमाग का दर्जा हरारत पानी के बॉइलिंग पॉइंट को छू गया। ताहम उसने जहर भरे लहजे में जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है। मैंने मजीद कहा, खान साहब? कारपेंटर की आंखों में देखते हुए मैंने फिर सवाल किया, क्या ये दुरुस्त है कि वक़ुआ के फौरन बाद आपने मकतूल के छोटे भाई नबील को ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलकर देने की पेशकश की थी और उसकी शादी करवाने का वादा भी किया था, ताकि सानिया इस केस से दस्तबरदार होकर राजीनामा कर ले? किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। किस हद तक? मैंने तेज लहजे में इस्तफसार किया। आपने इब्तिदा में जो कुछ कहा वो 100% दुरुस्त है, और वो पेशकश मैंने नबील को सद के दिल से की थी, ताकि मकतूल की बेवा को सहारा मिल जाए। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मेरा ये अमल इंसानी हमदर्दी के नाते से था। बाकी जहाँ तक सानिया की सुलह के लिए तैयार होने की बात है, तो मैंने वैसी कोई शर्त आयद नहीं की थी। हाँ, अलबत्ता अगर वो इस काम के लिए राज़ी हो जाती तो मैं इसका शुक्रगुजार होता, मगर ये सब सानिया की समझ में नहीं आया था। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि आपके एक फस्तादा ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड सादिक अली को अपना बयान बदलने के लिए मुबलिग 1 लाख रुपए दिए थे? मैंने अपनी जरा में तुंदी लाते हुए पूछा। हाँ, मैं इनकार करता हूँ, वो बरहमी से बोला। आप ये तो तस्लीम करेंगे ना कि एक मामूली बैंक टेलर फैजान को आपकी सिफारिश पर एक मारूफ बैंक में ऑपरेशनल मैनेजर बना दिया गया था? मैंने चुपते हुए अंदाज में पूछा। मज़कूरा बैंक के वाइस प्रेसिडेंट जुनैद खान रिश्ते में आपके साले हैं और मुलजिम के मामू जान लगते हैं। मैं इस फजूल बात को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। बल्कि मैं तो फैजान नामी किसी शख्स को जानता तक नहीं। एक और बात वाज़ेह कर दूं कि जुनैद खान से मेरी रिश्तेदारी ज़रूर है, लेकिन मैं इसके बैंक के मामलात में कभी दखल नहीं देता। मैं इस फैजान का जिक्र कर रहा हूँ जिसने इस केस में अपना बयान बदलकर आपके बेटे को बेगुनाह साबित करने की मुहिम में अपना हिस्सा डाला है। जिस तरह फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने वाले जिम्मेदार शख्स ने अपनी जेब भरने के लिए इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए .38 कैलिपर 9mm बुलेट को .32 कैलिपर 7mm की बुलेट में तब्दील कर दिया था। मैं आपके इन इल्ज़ामात को फजूलियात की डस्टबिन में फेंकता हूँ वकील साहब, वो बड़ी रऊनत से बोला। और अच्छे खासे बिना भिखारी को नाबीनापन की अदाकारी करने के लिए राजी करने को आप किस खाते में रखेंगे? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। सब झूठ है, एकदम बकवास है, मेरा इन तमाम बातों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो खुशीले अंदाज में बोला। जब मुझे पक्का यकीन है कि मेरा बेटा बेगुनाह है तो मैं केस को मैनिपुलेट करने के लिए सब क्यों करूँगा? चलें, आपके पुख्ता यकीन पर बात कर लेते हैं। मैंने केडी खान के गिर्द अपनी जिरा के जाल को धीरे धीरे खींचते हुए कहा, क्या आपको वाकई इस बात का यकीन है कि फरीक के फरोतनो फरोमानदा सिक्योरिटी गार्ड फैसल को आपके फरोमाया बेटे ने कत्ल नहीं किया? जी बिल्कुल, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरा इस बात पर ईमान है कि साकिब ने फैसल की जान नहीं ली। मेरे बेटे का कत्ल की इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आपकी अहलिया सुल्ताना साहिबा का भी यही ख्याल है? एग्जैक्टली, वो विटनेस बॉक्स की चौबी रैकिंग पर घूसा मारते हुए बड़े जोशीले अंदाज में बोला। खान साहब, आपकी कहोलत का दौर शुरू हो चुका है। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए तंजिया लहजे में कहा, इस उम्र में तो लोग रियाकारी को छोड़कर अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं, और एक आप हैं, क्या आपको झूठ बोलने ही से फुर्सत नहीं है? क्या बक रहे हैं आप? वो गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला। मुझे बताएं, मैंने कौन सा झूठ बोला है? क्या आपके बेटे का निकनेम पिंकू नहीं है? मैंने उसके इस्तफसार को जूते की नोक पर मारते हुए मोतदिल अंदाज में सवाल किया। हाँ है, फिर? जब से पिंकू गिरफ्तार हुआ है सुल्ताना आपको देखते हुए जुमला दोहराती हैं। मैंने सनसनाते हुए लहजे में इस्तफसार किया। खान, मेरे पिंकू को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको ये कैसे पता चला? वो मुझे घूरते हुए बोला। पहले हाँ या ना में जवाब दो, मैंने अदब व अदब को बाला ताक रखते हुए कहा। फिर बताऊंगा, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। हाँ,
میں نے تمہاری بیوی کو یہ درد بھری لائن بولتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے کہا، کب، کہاں، کیسے؟ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ نہ صرف میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے بلکہ میں نے اس وقت عدالت میں موجود ہر شخص کو سنانے کا بندوبست بھی کر رکھا ہے۔ میں نے اپنے بیگ میں سے ایک کیسٹ پلیئر اور کیسٹ برآمد کر کے جج کی میز پر رکھ دی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ جناب عالی، اس کیسٹ میں کیڈی خان اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کے قاتل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اس سے زیادہ ٹھوس ثبوت اور بھلا کیا ہوگا؟ دیٹس آل یور آنر۔ یہ وہ آڈیو ریکارڈنگ تھی جو میری ہدایت پر ناصر نے کی تھی۔ میں نے پچھلی 2 پیشیوں پر ملزم کے خلاف جو کھلبلی مچائی تھی، اس نے کیڈی خان کو یہ باور کرا دیا تھا کہ میں اس کے بیٹے کو ایک لمبی مدت کے لیے جیل بھجوا کر ہی رہوں گا۔ چنانچہ وہ بوکھلا کر اپنی بیوی کے ہمراہ ثانیہ سے مصالحت کرنے پہنچ گیا تھا۔ مجھے اس موومنٹ کی پوری امید تھی، اسی لیے میں نے ثانیہ اور ناصر کو اپنے پاس بلا کر اس پلان کے بارے میں سمجھا دیا تھا۔ ناصر نے میری ہدایت کے مطابق ڈرائنگ روم میں ایک ٹیپ ریکارڈر کو چھپا کر وہ ریکارڈنگ کر لی تھی۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو وہ کیسٹ پلیئر آن کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ کمرہ عدالت میں موجود ہر خاص و عام نے اپنی آنکھیں کیسٹ پلیئر پر گاڑ رکھی تھیں اور ان کی سماعتیں وہاں سے ابھرنے والی آواز کی منتظر تھیں۔ پھر تماشا شروع ہو گیا۔ آپ لوگ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ ثانیہ کی سپاٹ سوال پوچھتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دیکھو ثانیہ، کیڈی خان نے کہا، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے طیش میں آ کر تمہارے شوہر پر گولی چلائی تھی۔ ہمارا بیٹا گناہ گار ہے، لیکن ثاقب کے سامنے ابھی ساری زندگی پڑی ہے۔ اگر تم دیت لے کر مصالحت کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم دونوں میاں بیوی ساری زندگی تمہارے احسان مند رہیں گے۔ آج 8 اپریل ہے۔ میں نے 10 اپریل کا ایک کیش کا چیک بنایا ہے۔ یہ چیک میرے انتہائی پرسنل اکاؤنٹ کا ہے، اس کا میرے آفس سے کوئی تعلق نہیں۔ خان، میرے پنکو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیڈی خان کے خاموش ہوتے ہی سلطانہ کی التجائیہ آواز ابھری۔ کیا یہ 5 لاکھ کا چیک فیصل کو واپس لا سکتا ہے؟ ثانیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کیڈی خان سے پوچھا۔ میں تمہیں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ثانیہ، کیڈی خان نے ثانیہ کے سوال کے جواب میں کہا۔ 5 لاکھ کیا، ہم 5 کروڑ یا 5 ارب خرچ کر کے بھی تمہارے شوہر کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے تمہارے اور تمہاری بچی کے مستقبل کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم خون بہا لے کر راضی نامہ کر لو۔ خان، میرے پنکو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیسٹ پلیئر پر سلطانہ کی آواز ابھری۔ اگر 5 لاکھ کم ہے تو تم ثانیہ کو منہ مانگی رقم دے دو، مگر میرے پنکو کو بچا لو۔ میں اس چیک کو تمہارے پاس چھوڑ کر تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن دے رہا ہوں، کیڈی خان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ 2 روز بعد کیس کی تاریخ ہے۔ اگر 10 اپریل کو تم نے یہ چیک کیش کروا لیا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے مقدمے بازی کا خیال اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ تمہارے اس دانشمندانہ فیصلے پر میں بلڈ منی ڈبل کر دوں گا، یعنی راضی نامہ ہو جانے کے بعد تمہیں مزید 5 لاکھ روپے دوں گا، اور اگر تم اپنی ضد پر قائم رہیں تو۔ کیڈی خان نے خاصے خطرناک انداز میں توقف کیا، پھر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، میں نے اپنے بیٹے کی برئت کے لیے اس کیس کے مختلف گڑھوں میں اب تک لگ بھگ 50 لاکھ روپے کی بھرائی کی ہے۔ یہ تمہارا وکیل امجد بیگ میرے سامنے کیا بیچتا ہے؟ میں کسی بھی ٹارگٹ کلر کے منہ میں نوٹ بھر کر تمہارے وکیل کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کرا دوں گا۔ خان، میرے پنکو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیسٹ بے آواز پلے ہوتا چلا گیا۔ وکیل صفائی نے اپنی تگڑی فیس حلال کرنے کے لیے آخری چانس لیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، جناب عالی، یہ ریکارڈنگ فیک بھی تو ہو سکتی ہے۔ کسی کی بھی آواز کی ہو بہو نقالی کرنے والے فنکار لوگ مل جاتے ہیں۔ بالکل مل جاتے ہیں میرے فاضل دوست، میں نے ڈیفنس کے اعتراض کو باطل کرتے ہوئے کہا، لیکن ملزم کے باپ کے پرسنل اکاؤنٹ سے جاری ہونے والا 5 لاکھ روپے کا یہ چیک فیک نہیں ہو سکتا۔ بات کے اختتام پر میں نے مذکورہ چیک اپنے بیگ میں سے نکال کر جج کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ حرامزادی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ کیڈی خان غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، اگر اسے میری آفر منظور نہیں تھی تو صاف انکار کر دیتی۔ میرا بنا بنایا کھیل بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیڈی خان کے ان الفاظ نے ثاقب کے مستقبل پر تاریکی کی مہر ثبت کر دی تھی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آئندہ پیشی پر عدالت نے ملزم ثاقب کو عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔